गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सिनेमा के प्रकार के बारे में है। क्योंकि पिछली क्लास में हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, क्योंकि उससे पहले की क्लास हम लोग नहीं कर पाए थे। तो हमने जन माध्यम के रूप में सिनेमा की इतिहास यात्रा, उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य, सिनेमा की भाषा, विजुअल्स, शॉट के आधार पे, शॉट के तत्व, दृश्य, क्रम, इनके बारे में चर्चा की थी। ये बेसिकली हमारी सिनेमा की शुरुआत के बारे में था कि सिनेमा किस तरह से हमारे देश में एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ। और अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद जब हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए, तो हमारे समाज की विसंगतियों के बारे में, हमारे समाज में जिस तरह के बदलाव अपेक्षित थे और समाज के अंदर जिस तरह की परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही थी, उसको सिनेमा ने उद्घाटित किया। हमारे देश की पूरी विकास यात्रा में समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन करना, हमारे मनोबल को बनाए रखना, इन सब कामों में भी सिनेमा ने एक अहम भूमिका निभाई। तो हमने पिछली बार जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि सिनेमा बेसिकली जन माध्यम के रूप में अपनी भूमिका में कहाँ तक सफल रहा था, और जन माध्यम के रूप में सिनेमा ने एक मनोरंजन के साधन से आगे बढ़कर किस प्रकार से एक सामाजिक विकास में एक अपना एक योगदान दिया था। उस योगदान को सिनेमा में अलग अलग रूप में, चाहे वो हमारे सामाजिक जो है विषयों से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारे धार्मिक विषयों से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या फिर किसी भी क्षेत्र से, जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को सिनेमा ने बखूबी रुपहले पर्दे पर उतारा। और अगर आप गौर किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉलीवुड का जो सिनेमा है, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक तरह से कठोर नैतिकतावादी है। यानी आपको हिंदुस्तान की ज़्यादातर फिल्मों में प्रायः यही दिखाई पड़ेगा, बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी हम एक ऐसे सकारात्मक सोच वाले, एक ऐसे जो है चिंतनशील सभ्यता के रूप में जाने जाते रहे हमेशा, जिसने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है और बुराई की हार को ही सामने रखा। यानी किसी भी रूप में हमने बुराई को कभी प्रश्रय नहीं दिया, या फिर किसी भी जो है विसंगति को, या किसी भी ऐसी चीज़ को जो हमारे समाज में नकारात्मकता भर सके, उसको हमने कभी एक विजयी रूप में फिल्मी पर्दे पे उद्घाटित होते हुए नहीं देखा। तो ये सिनेमा का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक नैतिक रूप है जो बहुत कठोर है, जिससे कभी समझौता नहीं किया जाता। आप फिल्मों में देखिए, खलनायक किसी भी रूप में हो, चाहे वो पुराने ज़माने की फ़िल्मों का सेठ साहूकार हो, ज़मींदार हो, या सामंत वर्ग हो, या फिर उसके बाद की फ़िल्म में जो ब्रिटानिया पुलिसिया तंत्र की जो है जकड़न में फंसे हुए पुलिस अधिकारी हों, या भ्रष्टाचार और करप्शन में आकंठ यानी गले तक डूबे हुए राजनेता हों, आपने ये महसूस किया होगा कि वो कितने भी ताकतवर और प्रभावशाली क्यों ना रहे हों, लेकिन एक सामान्य से आदमी ने, यानी वो उसकी पृष्ठभूमि चाहे वो ग्रामीण रही हो, चाहे वो निरक्षर रहा हो, चाहे वो शिक्षित रहा हो, चाहे वो एक सामान्य सी महिला रही हो, या फिर एक छोटा सा बालक रहा हो, सब ने जब भी उनके खिलाफ किसी भी अन्याय या शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, तो फिल्म के अंत में हम ये देखते हैं कि जीत हमेशा अच्छाई की होती आई है। हम दशहरा जैसा पर्व हर वर्ष मनाते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक मकसद ये होता है कि हम हमेशा इस बात को याद रखें कि अंत में बुराई की ही हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो ये जो एक मनोवैज्ञानिक रूप में हमारे दिमाग के या हमारे अंतःस्थल में कहीं भीतर तक ये सत्य बैठा हुआ है कि हम किसी भी कीमत पे बुराई को कभी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिल्म को जब हम एक जन माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, तो देखते हैं फिल्में भी पूरी ईमानदारी से इस सच को उद्घाटित करते हैं। आप कभी नहीं ये किसी फिल्म में, बहुत रेयर केस में आपको ये देखने को मिला होगा कि फिल्म का अंत इस प्रकार से हो कि बुरा व्यक्ति जीतकर सफल हुआ हो, और उसको फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने एक नज़ीर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की हो। हालांकि कुछ फिल्में विवाद के दायरे में रही हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। वो पूरे फिल्म जगत का, बॉलीवुड सिनेमा का या क्षेत्रीय सिनेमा है, जिनमें क्षेत्रीय सिनेमा जिसमें कन्नड़ फिल्में, मलयालम फिल्में, तेलुगु फिल्में, या फिर आप कहें कि बांग्ला फिल्में, तो ये जो तमिल फिल्में, इन फिल्मों में भी आप कहीं दूर दूर तक इस बात का जो है छायांकन होता हुआ नहीं देखेंगे कि बुराई को एक वेटेज देते हुए, बुराई को महत्व, बुरे व्यक्ति को या बुराई की जीत को महत्व देते हुए फिल्म को बनाया गया हो।
तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली सिनेमा के प्रकार। तो जब हम सिनेमा के प्रकार की बात करते हैं तो सवाल आता है कि हम सिनेमा को कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा तो सिनेमा है, या तो उसके अंदर एक मकसद होगा या फिर उसके अंदर मनोरंजन होगा। तो प्रायः अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सिनेमा सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन होता था। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया भी था, सिनेमा मनोरंजन का साधन होता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी के साथ साथ एक तमाम हमारे जो ये बहुसांस्कृतिक, बहुसामुदायिक, बहुभाषाई समाज था हमारा, जिसे हमने एक अखंड भारत के रूप में साकार किया, तो उसके अंदर तमाम तरह की परेशानियां भी हमें सौगात में मिली उस आज़ादी के साथ। वो परेशानियां जिसकी कल्पना हमने शायद आज़ादी के पहले नहीं की थी। समाज में अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जो है आचरण करने वाले, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग रुचियों के लोगों को एक साथ मिलकर अपने भारतीय स्वरूप में, अखंड भारत के एक नागरिक के रूप में, एक संविधान के दायरे में अनुशासित जीवन जीने के लिए तैयार करने में तमाम कठिनाइयां थीं। तो सिनेमा के शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि सिनेमा व्यावसायिक रूप रखते हुए भी कहीं ना कहीं लगातार मैसेंजर की भूमिका निभाता रहा। शायद यही वजह थी कि हमने पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ी, चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई, और 1962 की तो हमने बांग्लादेश की जो है आज़ादी के लिए हमने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया, वहाँ हमने पाकिस्तान के साथ जंग की। तो ये जो फिल्में बन रही थी उस दौर में, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय स्वरूप को, यानी हम एक हिंदुस्तानी हैं, इस व्यक्तित्व के हमारे इस पहलू को, हम हरियाणा के हैं, हम पंजाब के हैं, हम गुजरात के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम केरल के हैं, मलयाली भाषी हैं, या फिर हम कन्नड़ हैं, कर्नाटका के हैं, हम अंततोगत्वा एक हिंदुस्तानी हैं, और एक भारतीय रूप में ही, हम एक भारतीय नागरिक के रूप में ही हमारी शेष विश्व में पहचान है। तो ये जो पहचान का एक एक ग्लोबल या कॉस्मोपॉलिटन रूप जो हमारा दुनिया भर में फैला, या दुनिया भर में दुनिया के सामने गया, उसमें फिल्मों ने बड़ी भूमिका निभाई। देशभक्ति के जज्बे को भरना हो, या फिर हमें किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आने वाली किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से मिलकर लड़ना हो, या फिर किसी तरह की घरेलू मोर्चे पर किसी तरह की राजनीतिक सामाजिक परेशानी हो, या किसी प्रकार की कुरीति हो, बुराई हो, या अंधविश्वास हो, तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे जब भी हम किसी भी क्षेत्र में इस तरह की किसी जो है बुराई का सामना करते थे, तो हम वहाँ एक भारतीय के रूप में करते थे, ना कि एक क्षेत्रीय जो है व्यक्ति के रूप में। तो ये जो हमारे भारतीयता का संस्करण था, जो हमारा भारतीय नागरिक के रूप में रूपांतरण हुआ आज़ादी के बाद, वो रूपांतरण एक ऐसे आदमी के रूप में था जो हरियाणा का होते हुए भी, अगर वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भारतीय जो विदेश सेवा में, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भारतीय वन सेवा में आदमी का चयन हो, तो वो केरल में जाकर भी उसी प्रकार से, उसी आत्मीयता के साथ, वहाँ के लोगों के हित के लिए, वहाँ के जन समुदाय की भावना के अनुरूप, उन लोगों के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए उसी प्रकार से काम करे जिस प्रकार से अगर वो अपने क्षेत्र हरियाणा में होता तो करता अपने लोगों के लिए। तो ये जो एक अखंड भारत के नागरिक के रूप में हमारा जो भारतीय संस्करण लगातार विकसित होता रहा, इसमें सिनेमा ने बड़ी भूमिका निभाई। तो इसीलिए जब हम इस तरह के सिनेमा के अंदर झांक कर देखते हैं तो हमें लगता है सिनेमा ने कई रूपों में, अनेकों प्रकार से, हमारे यहाँ नारी विषयक समस्याएं रही हों, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं रही हों, हमारे पारिवारिक ताने बाने से जुड़ी हुई समस्याएं रही हों, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सिनेमा ने एक रूप में आवाज़ दी, उनको उद्घाटित किया, और लोगों को उनके बारे में सोचने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, कई कई निर्माता निर्देशकों ने इससे आगे बढ़कर उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। आगे चल के जब हम देखेंगे इस पूरे अध्ययन के दौरान, अभी इस क्लास के दौरान, तो हम देखेंगे जो एक समानांतर सिनेमा का रूप था। समानांतर सिनेमा वही सिनेमा था जो वाणिज्यिक क्षेत्र में, यानी अर्थ के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से लाभ को ध्यान में न रखकर उस सामाजिक बुराई को, उस सामाजिक परेशानी को, उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें किसी का शोषण हो रहा है, कोई अन्याय का शिकार है, या फिर किसी का दमन हो रहा हो, उसको जो है हाईलाइट करने में उस समानांतर सिनेमा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर हम सिनेमा के प्रकार में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सिनेमा बेसिकली 2 कैटेगरीज में गया। एक को कहते थे व्यावसायिक सिनेमा, और दूसरे को कहते थे समानांतर सिनेमा। अब व्यावसायिक सिनेमा अगर कोई चीज़ है तो समानांतर सिनेमा क्या है, और अगर समानांतर सिनेमा जो है सिनेमा का वही रूप है जो
सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक बुराइयों और सामाजिक परेशानियों को ही केवल जो है उद्घाटित कर रहा था, तो दोनों में फ़र्क करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो उसके पीछे एक बहुत छोटा-सा सामान्य-सा उदाहरण है कि आज़ादी के पहले जो कारण है, आज़ादी के पहले जो सिनेमा था, वो सिनेमा बेसिकली मनोरंजन प्रधान था। वो कहीं न कहीं तकनीक और जो है दूसरे उपकरणों से उस तरह से लैस नहीं था। तब कलाकार अपनी स्वेच्छा से नौकरी करते थे। वहाँ सिनेमा का बॉलीवुड उद्योग नहीं था। उद्योग से पहले वो एक स्टूडियो फॉर्मेट में काम रहता था, जहाँ पर एक लोगों के अपने स्टूडियो हुआ करते थे, जहाँ पर कलाकार और दूसरे लोग जाकर काम करते थे और काम करने के एवज में उनको पैसे बनते थे, और स्टूडियो फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोडक्शन करता था, जहाँ पर उनके अपने निर्माता और निर्देशक हुआ करते थे। ये सिनेमा का स्वरूप आज़ादी के बाद आते-आते तब बदल गया, जब सिनेमा में बड़े औद्योगिक घरानों ने अपने पैसा लगाना शुरू किया। उन्होंने सिनेमा में भारी भरकम, क्योंकि उन्होंने सिनेमा में संभावनाएँ देखी। उन्होंने देखा कि सिनेमा मनोरंजन का वो साधन है जिस पर गरीब तबके से लेकर अमीर तबके, हर समाज के हर वर्ग के लोगों की कहीं न कहीं निर्भरता है, जो लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा का रुख करते हैं। तो ऐसी दशा में सिनेमा में जो अपार संभावनाएँ थी एक उद्योग के रूप में विकसित होने की, उनको देखते हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपतियों ने, जो बड़े जो देश के रईस लोग थे, औद्योगिक घराने थे, उन लोगों ने इसमें पैसा निवेश किया और सिनेमा को स्वतंत्र निर्माण यानी स्टूडियो के दायरे से बाहर ला दिया। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्टर हायर कर लीजिए, एक्टर हायर कर लीजिए, कास्ट हायर कर लीजिए, जो उसकी कास्ट होती है, जो फिल्मों का प्रोडक्शन में पूरा काम करती है, जो उसका क्रू होता है वो हायर कर लीजिए, टेक्नीशियंस, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ठीक है, सिनेमेटोग्राफर, कोरियोग्राफर, सब आपको स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत कार्य करने वाले फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब आप अपनी स्वेच्छा से चुनकर अपनी टीम बनाइए, फिल्म का निर्माण करिए। तो इस तरह से जब सिनेमा का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी औद्योगिकरण हो गया, सिनेमा को एक उद्योग के रूप में बदल दिया गया, तो सिनेमा के अंदर भारी मात्रा में पैसा आया। जब भारी मात्रा में पैसा आया तो अब अर्थ का भी एक अपना एक स्वरूप होता है। पैसा लगता है तो पैसे से पैसा बनता है। तो फिर सिनेमा ने अपनी तुलना बॉलीवुड की बाहर, दुनिया से बाहर निकल कर हॉलीवुड की उन तमाम फिल्मों से करनी शुरू कर दी, जो न केवल सफल फिल्मों के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना रही थी, बल्कि वो कारोबार में भी, उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। यानी कारोबारी क्षेत्र में भी उन्होंने वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। तो ये वो धारा थी जहाँ से सिनेमा अपने जन माध्यम और एक जो है समाज को, सामाजिक परेशानियों को, सामाजिक विसंगतियों को, समाज में होने वाले जो विषमताएं थी उनको उद्घाटित करने वाले रूप से आगे बढ़ के एक बाजार के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। तो यहाँ से हम सिनेमा के दो धाराएं निकलते देखते हैं, एक को व्यावसायिक सिनेमा कहते हैं और दूसरे को समानांतर सिनेमा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं व्यावसायिक सिनेमा की ओर। व्यावसायिक सिनेमा, तो अब आप जैसा कि अगर आप अपनी जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्यावसायिक सिनेमा में 3 अलग-अलग तरह की फिल्मों के आपको जो है पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। एक है दंगल, एक है बाहुबली, एक है डीडीएलजे। ये 3 फिल्मों के अलग-अलग आपको जो है पोस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ इन तीनों पोस्टर्स के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि तीनों की पृष्ठभूमि, तीनों की विषय वस्तु, तीनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है। पृष्ठभूमि जो है अलग है, लेकिन अर्थ जगत से, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तो तीनों का उद्देश्य एक है। पहला तो बाहुबली की बात करें आप, तो बाहुबली एक मिथकीय विषय वस्तु पर बनी हुई फिल्म है, जिसका मकसद है पूरी तरह से जो है एक ऐसे शुद्ध, जिसको कहते हैं विशुद्ध मनोरंजक फिल्म बनाना, जो हमारी कल्पना के जो है कल्पना शक्ति से निर्मित हो और जिसको देखने के बाद लोग उस फंतासी यानी उस फैंटेसी की दुनिया में जाकर उस रोमांच को महसूस कर सकें, जो निर्देशक आपको रुपहले पर्दे पर दिखाना चाहता है। इस फिल्म को बनाने में राजा मौली, जिन्होंने इसको फिल्म को बनाया, उन्होंने इसको इतने बेहतरीन रूप में जो है इसका निर्माण किया कि ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसे वाली फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म का जो मूल रूप है वो तेलुगु रूप में है, लेकिन ये फिल्म अपने रूपांतरित यानी हिंदी में भी इसका जब हिंदी वर्जन आया और दुनिया की तमाम दूसरी भाषाओं में जब इसका रूपांतरण किया गया, तो वहाँ भी इस फिल्म ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा व्यवसाय किया, अच्छा कारोबार किया। दंगल मूवी की बात करें तो दंगल मूवी एक सामाजिक बुराई को जो है एड्रेस करती है, संबोधित करती है। दंगल मूवी में घर में बेटियों की ताकत को, उनकी सामर्थ्य को मानवीय कल्पना से परे ले जाकर
उद्घाटित करने का जो एक काम इस फ़िल्म के माध्यम से आमिर खान ने किया, उसको पूरी दुनिया में महसूस किया गया। दंगल ऑस्कर के उसमें भी गई थी, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जब इसका नॉमिनेशन हुआ था, तो वहाँ उस साल भी इस फ़िल्म को वहाँ पे काफ़ी प्रशंसा मिली थी। तो ये जो फ़िल्मों का एक स्वरूप आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें तीनों ही फ़िल्में 3 अलग-अलग पृष्ठभूमि की हैं, लेकिन तीनों फ़िल्मों ने कारोबार जगत में बहुत अच्छा काम किया। अब आप कह सकते हैं कि ये समानांतर सिनेमा से किस प्रकार भिन्न है? इसलिए क्योंकि इन फ़िल्म को बनाने का मकसद ही था, एक ऐसी फ़िल्म समाज के सामने रखना जो समाज से जुड़ी हुई तो हो, लेकिन ये कारोबारी फ्रंट पे यानी पैसे कमाने की दिशा में भी बेहतरीन तरीके से काम कर सके। तो ये जो एक उद्देश्य, पैसा कमाने वाला जो उद्देश्य एडिशनल तरीके से इस फ़िल्म के साथ जुड़ा, इन फ़िल्मों के साथ जुड़ा, उस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी तैयारी की गई, प्रॉपर रिसर्च किया गया। उसमें उन स्क्रिप्ट्स में जो ये स्क्रिप्ट्स लिखी गई इन फ़िल्मों की, इनमें छिपी हुई संभावनाओं को, आउटडोर शूट्स को, जो बाहुबली फ़िल्म है इसमें तो आप ये समझिए कि एनिमेशन का, ग्राफ़िक्स का, वीएफएक्स का बहुत ज़बरदस्त बॉलीवुड में हॉलीवुड की टक्कर का, यानी हॉलीवुड से भी कहीं-कहीं बेहतर जो है यहाँ पर उन टेक्नोलॉजीज़ का, उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये फ़िल्में बनाई गईं, इन फ़िल्मों को बनाना सिर्फ़ कुछ किसी विषय को पर्दे पर उतारना तक नहीं था। ये भी था कि हम उस फ़िल्म को इस तरह से परोसें कि वो पूरी दुनिया में सराही जाए, इस तरह से उस फ़िल्म को आगे लेकर जाएँ कि उन फ़िल्मों को देखने के बाद और लोग भी उस फ़िल्म को देखने के लिए जो है आकर्षित हों, हमारा उस फ़िल्म के बारे में आम आदमी के यानी जनमानस में जो फ़ीडबैक जाए वो अच्छा जाए और फ़िल्म सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्सेज़ में अच्छा कारोबार कर सके। तो ये जो एक मनोविज्ञान था, उस मनोविज्ञान को करने के लिए बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत थी और साथ ही साथ उन संभावनाओं को समझने की जो है उन संभावनाओं को टटोलने के लिए, उन संभावनाओं को ढूँढने के लिए एक ज़िम्मेदार और पेशेवर लोगों की टीम की भी ज़रूरत थी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो काम किया गया, इस काम को करने में पैसा खूब लगा, समय खूब लगा, लेकिन ये पूरी तरह से पेशेवर रूप में बनाई गई। यानी इन फ़िल्मों को बनाने से पहले ही तय था कि इन फ़िल्मों को काफ़ी पैसे के साथ देश के ज़्यादातर जो है मल्टीप्लेक्सेज़ में, सिनेमा घरों में और दुनिया की तमाम देशों में एक साथ रिलीज़ किया जाए और इन फ़िल्मों की जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को भी बेहतर रखने के लिए काफ़ी मेहनत की गई। तो आप जब बहुत सारे आयामों में किसी फ़िल्म को बनते हुए देखते हैं, भारी भरकम निवेश के साथ बनते हुए देखते हैं, तो वहाँ उसका एक व्यावसायिक पहलू स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। यानी सिनेमा बनने की प्रक्रिया में ही ये तय हो जाता है कि ये सिनेमा कहीं न कहीं पैसे कमाने की दिशा में भी जो है को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये जो व्यावसायिक सिनेमा का रूप है, इसको अगर आप गौर से देखें तो आप कहीं न कहीं महसूस करेंगे कि ऐसी फ़िल्में शुरुआती दिनों में जितनी कम बनती थीं, वो समय बढ़ने के साथ-साथ, समय बीतने के साथ-साथ यानी टेक्नोलॉजी के आने के साथ-साथ साथ ही साथ जो हमारी जो आउटडोर शूट करने की हमारी क्षमताएँ बढ़ गई। आप देखिए आज भारतीय फ़िल्मों का की शूटिंग दुनिया के अलग-अलग देशों में होती है। कभी-कभी तो आउटडोर शूट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने कहीं देखा ही नहीं होता है, कि अच्छा दुनिया में ऐसे भी जो है पिक्चरेस्क और क्या बोलते हैं कि उसको जिसको कहते हैं ना कि खूबसूरत जो है जगह मौजूद है। तो इस काम को करने के लिए भी एक प्रोफेशनल्स पेशेवर लोगों की एक टीम होती है, जिनके माध्यम से ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये एक व्यावसायिक सिनेमा का एक पहलू है, जहाँ पर व्यावसायिक सिनेमा अपने जन माध्यम के मनोरंजक रूप को छोड़कर आगे बढ़कर पेशेवर दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब हम थोड़ा-सा इसके डिटेल को और थोड़ा-सा इसमें जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी एक ढंग से कि किस तरह से आज़ादी के पहले दशक, दूसरे दशक और तीसरे दशक में हमने फ़िल्म सिनेमा को जो है व्यावसायिक सिनेमा को विकसित होते हुए देखा है, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लें। अगर आप देखें तो आप पाएँगे व्यावसायिक सिनेमा का दौर ठीक प्रकार से आरंभ 1960 के दशक के बाद से ही शुरू हुआ। हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आज़ादी हमें जब मिली उसके बाद शुरू के 8-10 साल हमें राजनीतिक रूप से स्थिर होने में ही लग गए। हमारा संविधान आया, उस संविधान को देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचाना, हमारे देश में पॉलिसिंग सिस्टम, एक सोशल इंटीग्रेशन का जो एक दौर था, प्लस हम विभाजन की त्रासदी से भी गुज़रे थे, तो तमाम लोगों का जो पलायन हुआ, यहाँ से सीमा के उस पार गए हुए लोग, सरहद के उस पार से आए हुए लोग, तो वो सारी चीज़ें सेटल होने में तकरीबन 10 साल
12 साल लगे। यानी शुरुआत का जो दशक था 50 से 60 के दशक, तो उसमें हम अपने समाज को एक अस्थिर रूप से स्थिर रूप में आते हुए देखते हैं। तो वहां से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि व्यावसायिक सिनेमा का दौर ठीक तरह से 1960 के बाद शुरू हुआ, जब टेक्निकलर सस्ती हो गई, यानी हमको कलर्ड फिल्में बनाना हमारे लिए आसान हो गया, और भारतीय फिल्मों का एक बाजार खड़ा हो गया था, जहां पर हम भारतीय फिल्मों के बाजार में, भारतीय फिल्मों के निर्माण में एक निरंतरता आते हुए देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वजह ये हो गई थी कि सिनेमा लोगों के लिए सस्ता और सुलभ मनोरंजन का साधन बन गया था। लोग प्रायः समय मिलता था तो परिवार के साथ जाकर फिल्में देखते थे, और तब ये फैमिली एंटरटेनमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के दशक में टीवी भी हर घर में जाने लगा, और टीवी के घर में पहुंचने से क्या हुआ, दूसरे जो जन माध्यम सामाजिक सुधार और जो है सामाजिक समस्याओं को एड्रेस करने की जो जिम्मेदारी सिनेमा में थी, वो काफ़ी हद तक टेलीविज़न पर ट्रांसफ़र हो गई। यानी टेलीविज़न के अंदर वो सारी चीज़ें, सरकारी योजनाएं, कृषि विकास, ठीक है ना, अर्थ जगत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, समाचार, और वो सारी चीज़ें सिनेमा घरों में जो एक मनोरंजक रूप में परोसे जाने का जो एक सिनेमा के अंदर क्षमता थी, वो पूरी तरह से खुल के सामने आ गई, और दूसरे विषयत्तर चीज़ें जो थी वो सब टेलीविज़न में शिफ्ट हो गए। तो इसकी वजह से सिनेमा हॉल एक तरह से मनोरंजन का ही साधन बन गए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले में शुरुआती दिनों में ये हमारे जो अलग अलग जनसमूह थे, हम एक अलग अलग जो है अलग अलग भाषा, बोली, संस्कृति के लोग थे। तो शुरुआती दिनों में ये सिनेमा हमारे समाज के लिए, कि आधुनिकीकरण के लिए, यानी इनको वो सारी चीज़ों की जानकारी देना जिससे हम सिविलाइज्ड, और ज़्यादा सिविलाइज्ड, और हमारा एक इंटीग्रेशन, एक सोसाइटी के रूप में हमारा इंटीग्रेशन स्मूथली हो सके, उसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहा, और जिसके चलते सामाजिक विषय वस्तु की फिल्में बनती रहीं। लेकिन बाद में फिल्म उद्योग में भारी निवेश हुआ, जो हमने आपसे बताया, कारपोरेट और आज़ादी, मतलब आज़ादी का दौर, और शुरू के दो तीन दशक तक तो ये चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहीं। लेकिन उसके बाद जो है यानी आप मान के चलें कि 80 के बाद का दौर, तो 80 के बाद का, 80 और 90 का दशक, और उसके बाद 21वीं सदी की शुरुआत में, यानी हमारी सदी जिसमें हम अभी हैं, इस सदी के शुरुआत तक आते आते परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि कारपोरेट घरानों ने भारतीय फिल्म उद्योग में पूरी तरह से निवेश करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जो है इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में जो एक क्रांति आई, सूचना क्रांति जो आई, उसकी वजह से उसके बाद हमारे देश में उदारीकरण और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें जो विकसित हुई, निजीकरण का दायरा बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से कारपोरेट घरानों को और ज़्यादा लिबर्टी मिली भारतीय फिल्म उद्योग में अपना निवेश करने की। तो उससे क्या हुआ, फिल्म जो इंडस्ट्री थी उसका और तेजी से विकास शुरू हो गया। 1900, और एक चीज़ और था कि जो हमने आपको पहले बताया था कि 1970 के दशक में एक नया चलन शुरू हुआ, कि जब निर्माता और दर्शक निर्णय निर्माता बन गए, यानी जो एक्टर की एक्टिंग और डायरेक्टर की इच्छा कि हम फिल्म को ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ऐसे बनाएंगे, उससे ज़्यादा बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से फिल्म में पैसा लगाने वाला और फिल्म को देखने वाले की चाहता क्या है, इन दोनों की जो जो ग्रीवांसेस थी, इच्छाएं थी, वही फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करने लगी। यानी आप फिल्म वो बनाइए जिसको लोग देखना चाहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन निर्माता की तरफ से आने लगा, और निर्माता को फीडबैक दर्शकों की तरफ से मिलने लगा कि अच्छा, इस तरह की फिल्में फ्लॉप हो जा रही, इस तरह की फिल्में बनती, यानी अगर धार्मिक फिल्मों का दौर चल रहा है तो धार्मिक फिल्में बनाइए, सामाजिक फिल्मों का दौर चल रहा है तो सामाजिक फिल्में बनाइए, या फिर अगर जो है ऐतिहासिक फिल्मों का दौर चल रहा है तो ऐतिहासिक फिल्में बनाइए। तो ये एक नया ट्रेंड 1970 के बाद शुरू हुआ, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को एक एक निरंतरता दी, और साथ ही साथ उसके अंदर निवेश करने वालों को भी एक रास्ता दिखाया कि इस प्रकार से फिल्में बनाने में, इस प्रकार से फिल्मों में पैसा लगाने से हम फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने में ज़्यादा समर्थ होंगे। यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि उस दौर में भी कुछ ऐसे निर्माता निर्देशक थे, फिल्म बनाने वाले, जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहते थे। यानी आज़ादी के पहले जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, या आज़ादी के तुरंत बाद जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आए थे कि वो हमारे समाज को शिक्षित कर सकें, हमारे सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, जो हमारी जिन विसंगतियों से हम महानगरीय जीवन में जूझते हैं, जिस तरह के ग्रामीण अंचल में जो हमारी समस्याएं हैं, या राजनीतिक जो हमारे घटनाक्रम चेंज होते हैं, उससे हमारा जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, उनको जो उद्घाटित करते आए थे, उनको आप ट्रेडिशनल जो है फिल्म मेकर्स की श्रेणी में रख सकते हैं, परंपरागत फिल्म निर्माण करने वाले लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो उन लोगों को ये जो फिल्म का एक
जो एक मैकेनिज्म था, जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी, जिसमें फिल्म में इंसानी सोच को, हमारी जो एक आवश्यकताओं को दरकिनार कर सिर्फ दर्शकों की चाह और निर्माता के पैसे की वसूली वाला जो ये गठबंधन बना था, वो रास नहीं आया। तो उन लोगों ने फिल्म की इस धारा से खुद को अलग रखा। तो इसकी वजह से भारतीय सिनेमा दो शैलियों में विभाजित हो गया। एक को हार्डकोर व्यावसायिक फिल्में कहते हैं और दूसरे को समानांतर सिनेमा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे में समानांतर सिनेमा का बाजार कैसे बना, क्योंकि व्यावसायिक फिल्मों का बाजार था, व्यावसायिक फिल्में पैसे खूब कमा रही थी, तो समानांतर सिनेमा बनाने वालों को क्या लाभ था? तो देखिए, समानांतर सिनेमा का भी एक वर्ग था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको व्यावसायिक फिल्मों से में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो फिर भी चाहते थे कि समाज में जो फिल्म जगत का जो उत्तरदायित्व है, यानी ये औद्योगिकरण की तरफ इंडस्ट्री के रूप में, उद्योग के रूप में विकसित होता रहे, उससे हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको भी बराबर निभाता रहे। तो इसलिए ऐसे फिल्म के लिए भी एक बाजार बना रहा जो इस तरह की फिल्में पसंद करते थे। हालांकि उनका आर्थिक लाभ उतना नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो अपनी इच्छा से और वो ऐसी फिल्में बनाकर अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते थे, तो उन लोगों ने अपना काम, इस काम को जारी रखा। अब वही बात यहाँ फिर समझ निकल के आती है कि अगर वाणिज्यिक लाभ पूरी तरह से नहीं था, तो लोग इसके बावजूद काम क्यों करते रहे? क्योंकि इसकी वजह थी, क्योंकि जब वो भारतीय समानांतर सिनेमा में भारतीय समाज को दिखा रहे थे, भारतीय समाज की परेशानियों को, इनकी विसंगतियों को, यहाँ की जटिलताओं को, यहाँ के पारिवारिक और आर्थिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों को फिल्मों के जरिए उद्घाटित कर रहे थे, तो उसको दुनिया भर में सराहा जा रहा था। क्योंकि दुनिया के लिए भारत एक 1947 से पहले एक उपनिवेश था, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत इतना बड़ा देश था कि किस तरह से विकसित हो रहा है, किस तरह से प्रगति कर रहा है, और एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत जिस दिशा में जा रहा था, उसको लेकर दुनिया की निगाह भी इस पे थी कि आखिर ऐसे उपनिवेश जो है, जब ऐसे उपनिवेश परतंत्रता से स्वतंत्रता के उसमें जाते हैं, तो उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या देख सकते हैं, उससे हमें क्या सीख मिल सकती है भविष्य के लिए। तो दुनिया की निगाहें थी। तो इन फिल्मों के लिए हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ा बाजार नहीं था, लेकिन दुनिया भर में होने वाले फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, पेरिस फिल्म फेस्टिवल, जो दूसरे तमाम फिल्म फेस्टिवल्स थे, वहाँ पर इन तरह की फिल्म बनाने वाले लोगों की बड़ी कद्र थी। और कभी कोई, जो अगर मान लीजिए कोई फिल्म निर्माता निर्देशक कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाता था, तो उसको दुनिया के विभिन्न जो फिल्म जो निर्माण से जुड़ी हुई गतिविधियां होती थी, वहाँ उसको बुलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था और उनको एक अहमियत दी जाती थी। तो जो कंपेंसेशन उनको यहाँ फिल्म बना के नहीं मिलता था, वो कंपेंसेशन उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिल जाता था। सत्यजीत रे का नाम आपने सुना है। सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे। वो बांग्ला फिल्में उन्होंने ज़्यादातर बनाई, लेकिन हिंदी में भी एक दो शतरंज के खिलाड़ी हिंदी में उन्होंने फिल्म बनाई थी, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्मों को दुनिया भर में सराहा गया। और सत्यजीत रे ही आज के समय में जब बॉलीवुड की बात आती है, तो हम देखते हैं सत्यजीत रे को दुनिया में हिंदी फिल्म उद्योग के दूसरे निर्देशकों के, निर्माता निर्देशकों के मुकाबले ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। दादा साहब फाल्के हिंदी सिनेमा में रहे, लेकिन वो हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में योगदान दिया, लेकिन वो, उनका जो बैकग्राउंड था, वो हिंदी, हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत का बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन आज हमारे यहाँ जो हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे दादा साहब फाल्के सम्मान कहते हैं, उनके नाम पर दिया जाता है। तो हमारा जो व्यवसायीकरण हो रहा था, उस व्यवसायीकरण के बावजूद तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने सिनेमा के उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों को जीवित रखा, जिसके लिए सिनेमा को एक जन माध्यम के रूप में सराहा जाता है, मनोरंजन की दायरे से बाहर जाकर। अब कुछ लोगों का नाम भी हम लोग जान लेते हैं जिन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया। तपन सिन्हा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मृणाल घोष ये भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, सत्यजीत रे, अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, उत्पल दत्त, ये वो फिल्म जो है, रोहिणी हट्टंगडी, डॉक्टर श्रीराम लागू, गिरीश कर्नाड, ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने हिंदी भाषी क्षेत्र से न होते हुए भी हिंदी सिनेमा को जो पहचान दी, क्षेत्रीय सिनेमा के माध्यम से भी और अपने काम के माध्यम से। बॉलीवुड का जब भी जिक्र आता है, तो वो इन लोगों का उल्लेख किए बिना अधूरा है। इसमें कुछ और इनपुट्स हैं जो आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान देख पाएंगे। इसमें ये आपके नोट्स के नज़रिए से आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप सिनेमा जैसे विषय को पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो दृष्टिकोण हो वो एक
आम आदमी से इतर एक विशेषज्ञ के रूप में आप उन बातों में जो फैक्ट्स कहे जा रहे हैं उन फैक्ट्स को पहचानिए, उनमें जो विशेषताएं हैं जिनकी वजह से सिनेमा को एक उद्योग के रूप में, एक रोजगार के रूप में, एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। आपका चाहे लेखन हो, चाहे आपका नजरिया हो, चाहे वो आपकी समझ हो, उसको इस तरह से केंद्रित करें अध्ययन में कि आप ये समझ सकें कि जब आप सिनेमा के बारे में बोलें तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक सामान्य सा जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सिनेमा में हर एक चीज़ की एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। उस सिस्टम और डिसिप्लिन को समझ कर ही आप अपने नॉलेज को आगे ले जाइए। इससे क्या होगा कि भविष्य में सिनेमा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास आएगी, क्योंकि सिनेमा एक जनमाध्यम, ऐसा जनमाध्यम है जो निरंतर परिवर्तनशील है। सिनेमा पे लिखी गई कोई भी किताब हमेशा के लिए रेलिवेंट नहीं हो सकती, वो एक रेफरेंस बुक हो सकती है, लेकिन सिनेमा में दिए गए आंकड़े, सिनेमा में दिए गए इंफॉर्मेशंस आने वाले समय में उसमें और वैल्यू एडिशन होता है, उसमें नई जानकारियां जुड़ती हैं। तो उन जानकारियों को जोड़ने की समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, हम पहले से जानते थे, उसमें ये बात जुड़ी है। जैसे हम जब क्षेत्रीय सिनेमा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा अद्भुत है कि इंडिया में अगर 2000 फिल्में बनती हैं तो केवल 500 फिल्में हिंदी की बनती हैं, बाकी 1500 फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं की बनती हैं, और उनका $1 अरब से भी ज़्यादा बड़ा जो है कारोबार है। मतलब $1 अरब से भी ज़्यादा कारोबार खाली क्षेत्रीय फिल्में करती हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है, एक महत्वपूर्ण जानकारी। जब आप ये ऐसी जानकारियां किसी से शेयर करते हैं तो उससे आपकी समझ का पता चलता है, उससे ये समझ में आता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाने में समर्थ हैं, और आपके पास जो जानकारी, अगर आप बाहुबली फिल्म की बात करते हैं तो बाहुबली हिंदी फिल्म नहीं है, बाहुबली दूसरी क्षेत्रीय भाषा में बनी हुई फिल्म है जिसको हिंदी में उतारा गया है। ठीक है, तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, दंगल हिंदी हिंदी फिल्म तो है, लेकिन ये हरियाणी पृष्ठभूमि पे वहाँ की सामाजिक विसंगति को उद्घाटित करने वाली फिल्म है। तो जब आप इस तरह की बातों को, इस तरह की जो है जानकारियों को अपने अध्ययन के दायरे में रखेंगे, अध्ययन के दायरे में रखते हुए आप अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं, या फिर आप जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनकी व्याख्या कर रहे होते हैं, तो उससे आपके समझ और आपकी अंतर्दृष्टि का पता चलता है। अब एक बात जो मैंने आपसे पहले कही थी उसका भी यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय व्यावसायिक फिल्में मूल रूप से नैतिकतावादी नाटक हैं जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आप अपना आंसर को लिखते समय जब आपसे पूछा जाए व्यावसायिक सिनेमा क्या है, तो जनरलाइज सिनेमा मत लिखिए, कि ऐसा मत लिखिए कि आप लिखिए कि सिनेमा जो है बाहुबली फिल्म और दंगल फिल्म और क्या नाम है दूसरी जो तमाम फिल्में बनी हैं उनका आप जिक्र करें। नहीं, आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि आप व्यावसायिक सिनेमा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। तो भारतीय व्यावसायिक फिल्में मूल रूप से नैतिकतावादी नाटक हैं जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और अनैतिक और खलनायक लोगों कार्यों से बाधित सामाजिक व्यवस्था अच्छाई की शक्ति द्वारा पुनर्स्थापित की जाती है। आप किसी भी फिल्म में देखें, आपको हमेशा ये नजर आएगा कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है, चाहे उस अच्छाई की शक्ति को स्थापित करने वाला, फिर से एस्टेब्लिश करने वाला आदमी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो चाहे समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तो ये एक व्यावसायिक सिनेमा को परिभाषित करने का एक अनुशासित जो है तरीका है। आप जो है ये इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब कभी आप आंसर दे रहे होते हैं तो आपकी भाषा स्पष्ट हो, और उस भाषा से ये समझ में आवे कि आप जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें वहाँ पर शब्दों के, यानी सेंटेंसेस की डिजाइनिंग में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कई बार हम आंसर्स पढ़ते हैं, मैं फिर आज आपसे कह रहा हूँ, हम लोग आंसर जब आप कॉपियाँ चेक करते हैं तो हमें ये तो लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फ्लोइंग बिटवीन द लाइंस, यानी वो जो स्टूडेंट है वो उन चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन वो उसको सही रूप में प्रकट करने में, यानी अपनी बात तो कहने लायक सेंटेंस डिजाइन करने में असमर्थ है। तो वहाँ क्या होता है, आप चीज़ों को जानते हुए भी अपने जो है अच्छे मार्क्स हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आपको इस अध्ययन के दौरान आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहा है तो आप उसको हमें क्वेश्चन आंसर सेशन में डालिएगा, हम वहाँ उसका आपको जवाब देंगे। लेकिन जो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि चीज़ों को समझ कर ही लिखिए। जल्दीबाजी में बिना समझे किसी चीज़ को जो है एक्सप्रेस करने से प्रायः सेंटेंस वो डिज़ाइन नहीं होते हैं, उस तरह से डिज़ाइन नहीं होते कि वो मूल बात को या जो उसमें बात कही जानी है उसको कह सकें। ठीक है, कुछ फिल्मों के नाम भी हैं जो कि आप मैंने नीचे दिए, किस्मत, आवारा, शोले,
जो आवारा फिल्म तो राज कपूर द्वारा निर्देशित थी, और ये भारत की ऐसी फिल्म थी कि जिसने रूस में भी जो है काफ़ी नाम कमाया। विदेश मतलब जो आज रूस से है ना, तो ठीक है, लेकिन उस समय जो आज के 15 देश हैं रूस के अंदर, जिनको यूएसएसआर उस समय बोला जाता था, ठीक है, सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर के जितने देश हैं 15 देश, उन सब देशों में आज की तारीख में जो अलग अलग देश हैं, उन सब देशों में ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रिय हुई। और इतना ही नहीं, उसने भारतीयों के लिए, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय समाज के लिए भी एक प्रेम और एक स्नेह का भाव पैदा किया। तो ये तो रही बात, हमने जो जिक्र किया वो था व्यावसायिक सिनेमा की। अब आते हैं बात समानांतर सिनेमा की करने। बेसिक इंफॉर्मेशन तो है कि समानांतर सिनेमा आखिर है क्या। ये तो आप जान गए कि समानांतर सिनेमा वो है कि जो एक तरह से समाज की विषमताएं, समाज की विसंगतियां, या समाज के हित के लिए जिन विषयों को लोगों के सामने एक जन माध्यम के रूप में परोसा जाना जरूरी था, मनोरंजन ही नहीं, मनोरंजन के दायरे से बाहर जाकर उन सारे चीज़ों को उद्घाटित करना, उनका समाधान प्रस्तुत करना और लोगों को उसके विषय में जागरूक करना। तो ऐसे जो विषय, गंभीर विषयों पे बनने वाली फिल्में थी, उन फिल्मों को समानांतर सिनेमा की कैटेगरी में डाला जाता था। लेकिन अगर आप समानांतर सिनेमा का इतिहास के रूप में देखें, तो भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा जो है एक फिल्म आंदोलन था, जो 1950 के दशक में पश्चिमी बंगाल राज्य में मुख्य धारा के वाणिज्यिक भारतीय सिनेमा के विकल्प के रूप में उत्पन्न हुआ, तथा जिसका प्रतिनिधित्व विशेष रूप से लोकप्रिय हिंदी सिनेमा ने किया, जिसे आज बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। यानी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां पर एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाई जा रही थी, तो उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक परंपरागत तरीके से बनने वाली फिल्मों के लिए के स्पेस को बनाए रखना। देखिए, आंदोलन तभी होता है जब कोई फिल्म आंदोलन, यहाँ क्यों शब्द इस्तेमाल किया गया है? फिल्म आंदोलन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आप ये जान सकें कि कोई जो बनी बनाई व्यवस्था थी, उस बनी बनाई व्यवस्था से इतर किसी दूसरी धारा को स्थापित करने के लिए कोई काम किया जाना। तो ये जो समानांतर सिनेमा था, ये बेसिकली फिल्म आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। जो व्यवसायीकरण की प्रक्रिया चल रही थी भारतीय फिल्म की, वो एक दिन में हुई नहीं, एक दशक में हुई नहीं, पिछले कई दशकों से लगातार हो रही है। आज पहले औद्योगिक घराने लगाते थे, यानी कॉर्पोरेट हाउसेस लगाते थे। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखिए किसी भी फिल्म को आप देखिए, आज के समय में लिखा होता है कि इसको अमेजॉन ने, इसको स्टार वर्ल्ड ने, इसको जो है डिज्नी ने, सब अलग अलग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है ना, वो क्या लायन गेट ने, अलग अलग कंपनियों ने इस फिल्म को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इसका मतलब है उन कंपनियों ने इस फिल्म में पैसे लगाए हुए हैं। तो ये आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है फिल्मों में। तब क्या था, फिल्मों में छोटे उद्योगपति, कारपोरेट घराने, या जिनके पास जो आवश्यकता से अधिक पैसा था और अपनी रुचि के कारण वो फिल्में बनाने पसंद कर रहे थे, उन लोगों के तो सिनेमा में पैसे के फ्लो से जो सिनेमा की धारा को व्यवसायिक रूप में ले जाने की कोशिश हो रही थी, उससे इतर सिनेमा के बने बनाए रूप को, जो उसने पहले दशक में जिन जिम्मेदारियों को, जिन दायित्वों को समझ के सिनेमा ने अपनी भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर इसका इंटरनेशनल बैकग्राउंड देखें, तो ये है कि इटालियन न्यूरलिज्म से प्रेरित समानांतर सिनेमा फ्रांसीसी, फ्रेंच न्यू वेव और जापानी नई लहर, यानी जापानी न्यू वेव से ठीक पहले शुरू हुआ। और 1960 के दशक के, आपको पता होगा अगर आप लोग फिल्मों के शौकीन हैं, तो द सेवन सामुराई एक बहुत ही जापानीज पॉपुलर मूवी थी, जिसकी दुनिया के करीब करीब सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एंड उस मूवी का, उसकी सिनेमेटोग्राफी को, उस फिल्म के अंदर एक्टिंग को, उसकी उस फिल्म के जो है ओवरऑल प्रोडक्शन को एक एक नज़ीर माना जाता है। ये माना जाता है कि ये एक मिसाल है। फिल्में अगर बनाई जाएं तो उसका क्या स्टैंडर्ड, जो हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो वो द सेवन सामुराई को माना जाता है। तो आप इस तरह से, क्योंकि हमारे पास अखबार आ गए थे, हमारे पास जो है रेडियो था, हमारे पास टेलीविज़न था, और हम जो है ग्लोबलाइजेशन ने हमको और दुनिया से जो एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट किया। तो उस दौर में हमने सिनेमा को कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि सिनेमा हमको दुनिया के करीब ले जा रहा है, दुनिया हमारे करीब ला रही। तो जाहिर सी बात है, सिनेमा में हो रहे जो आंदोलन थे, सिनेमा में हो रहे अलग अलग देशों में हो रहे परिवर्तन थे, उनसे भी भारतीय सिनेमा अछूता नहीं था, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा था, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्रिय लोग थे, वो थे बंगला फिल्म उद्योग के लोग। और बंगला फिल्म उद्योग के लोग चूंकि दुनिया के बाकी देशों में भी
उनकी जो है इंटरेक्शन बाकी समुदाय के मुकाबले ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऐसे आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। तो जब ये आंदोलन दुनिया भर में जो है फैलना शुरू हुआ, तो उसका 1960 के दशक में भारतीय न्यू वेव जिसको बोल रहे हैं उसका अग्रदूत बन गया, ठीक है ना। तो ये समानांतर सिनेमा जो एक अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में विकसित हो रहा था, वही इंडिया के अंदर भी आया। तो वो सबसे पहले बंगला सिनेमा में आया, और बंगला सिनेमा में भी वो एक तरह से हार्बिंजर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हार्बिंजर के फॉर्म रूप में वो जो है अपनी भूमिका निभाने लगा। तो ये आंदोलन जो जिन लोग उस समय जिन लोगों के हाथ में कमान थी, जो अपने समय के नामी गिरामी निर्माता निर्देशक थे, वो थे सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, तपन सिन्हा। ये लोग जो फिल्में बना रहे थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिल रही थी। उनकी फिल्मों को दुनिया की अलग अलग फिल्म जो है समारोहों में जो है सराहा जा रहा था, उनके काम की तारीफ हो रही थी, और तमाम तरह के जर्नल्स में, मैगजीन्स में और अखबारों में इनके काम के चर्चे हो रहे थे, उन पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय फिल्म के अंदर समानांतर सिनेमा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। यानी व्यावसायिकरण ने समानांतर सिनेमा को खत्म करने में कामयाबी नहीं मिली भारतीय व्यावसायिक सिनेमा को। समानांतर सिनेमा उसके पैरेलल स्वयं को मजबूत करता रहा। तो ये जो एक समानांतर सिनेमा का ये रूप विकसित हुआ, ये थोड़े समय बाद और ज़्यादा मजबूत हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके मार्केट, इसके बाजार को देखते हुए व्यावसायिक जो है फिल्म बनाने वालों ने भी ऐसे विषयों को चुनना शुरू किया जो बेसिकली समानांतर सिनेमा का विषय होते थे, लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा नाटकीयता, जिसे एक मेलोड्रामा फॉर्म में, एक ड्रामेटिक फॉर्म में उनका प्रेजेंटेशन किया गया, और कोशिश की गई कि उनके लिए भी जो है उस बाजार में भी सेंध लगाकर अपनी फिल्मों को जो है जगह दिलाई जाए और पैसे कमाए जाए। दंगल ऐसी एक फिल्म है तो सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्म, लेकिन उसको विशुद्ध व्यावसायिक रूप में बनाने के बावजूद उसकी जो विषय वस्तु चुनी गई वो एक सामाजिक समस्या थी। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा दोनों चल तो पैरेलल रहे थे, लेकिन इन दोनों फिल्म धाराओं के बीच में एक कनेक्शन भी था, एक कनेक्ट भी था। वो कनेक्ट इन दोनों फिल्मों को उसी तरह से, दोनों फिल्म धाराओं को उसी तरह से लेकर आगे बढ़ रहा था जैसे नदी के दो पार्ट होते हैं। पानी तो बह रही थी, फिल्म का विकास पानी के रूप में आगे फिल्मी बॉलीवुड का विकास तो पानी के रूप में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये दोनों जो किनारे थे, ये दोनों किनारे एक ना होते हुए भी पैरेलल आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एक किनारा पीछे छूट गया, एक आगे बढ़ रहा। तो ये जो एक समानांतर सिनेमा का विकास हो रहा था, ये समानांतर सिनेमा का विकास कहीं ना कहीं भारतीय फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा, और ये जरूरी भी था। अगर आप एक सामान्य नागरिक के रूप में देखें, तो अगर कोई आदमी केरल में बैठा है, कोई आदमी महाराष्ट्र में बैठा, और हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो अगर हरियाणा में कोई सामाजिक समस्या है, मध्य प्रदेश में कोई सामाजिक समस्या है, केरल में कोई सामाजिक समस्या है, तो अगर उस पर फिल्में नहीं बनेंगी, तो देश के बाकी हिस्सों में बैठे हुए लोग जो खुद को भारतीय नागरिक कहते हैं, जिनको लगता है कि हमारे देश में होने वाली हर गतिविधि, किसी भी तरह की समस्या के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, तो उनको कहाँ पता चलता? कभी ना पता चलता। तो जाहिर सी बात है, जो फिल्में बनाए समानांतर सिनेमा जिस काम के लिए खुद को विकसित कर रहा था, वो आज भी सफल है। आज भी समानांतर सिनेमा की जो फिल्में बन रही हैं, उन समानांतर सिनेमा की फिल्मों में आप देखिए, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को भले ही रोचक ढंग से, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन समस्याएं फिर भी उनकी पृष्ठभूमि में रहती हैं, और हमको कहीं ना कहीं ये स्वीकार करने को विवश करती हैं कि हाँ, ये समस्या है, अभी भी अस्तित्व में है, और हमें इसे समाप्त करना है। मृणाल सेन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसलिए बता दूं क्योंकि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो इन्होंने जो है काफ़ी जो है बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी। बंगला फिल्म क्षेत्र इंडस्ट्री में इनका काफ़ी नाम है। तो आपको कभी सत्यजीत रे के नाम से सब वाकिफ़ हैं, ठीक है, ऋत्विक घटक के नाम से सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मृणाल सेन का नाम थोड़ा कम ही लोग जानते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप लोगों को अवसर मिले तो आप ज़रूर पढ़िए। इन्होंने इन मृणाल सेन के काम को दुनिया भर में सराहा गया, और जब आप कभी किसी फॉरेन फिल्म रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ते हैं या कोई रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मृणाल सेन, सत्यजीत रे के साथ मृणाल सेन, तपन घोष, तपन सिन्हा, ठीक है ना, इन लोगों का नाम जरूर दिखेगा। तो आप लोगों को ये भी चाहिए कि यहाँ तो एक आपको हमने छोटी सी एक झलक दिखाई है, उनके नाम का जिक्र किया, क्योंकि पीपीटी में इतनी सारी बातें डाल पाना संभव नहीं होता है। तो आप प्रयास करें कि आप जो ये लोग हैं, इनके बारे में
जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास इंटरनेट में तमाम लाइब्रेरीज है, ई बुक्स का ज़माना है, तो अब किताब जाके खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई किताबें हैं, जो जहाँ पर इन लोगों के बारे में डिटेल है, या इंटरनेट पे कोई जानकारी अवेलेबल है, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें और अपनी नॉलेज में इजाफा करते समय जो आवश्यक तत्व हैं उनको ज़रूर कहीं ना कहीं नोट्स के फॉर्म में या कहीं लिखें कि जब आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि सिनेमा के प्रकार क्या होते हैं, व्यावसायिक सिनेमा और समानांतर सिनेमा में क्या अंतर है, समानांतर सिनेमा आज के समय में अपनी भूमिका निभाने में कहाँ तक समर्थ है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। समानांतर सिनेमा को बनाए रखने में आज के व्यावसायिक दौर में बॉलीवुड उद्योग में समानांतर सिनेमा को बनाए रखने में जो है जिन कलाकारों का, अभिनेताओं का, निर्माताओं का, निर्देशकों का योगदान रहा है, उन पे चर्चा कीजिए, उन पर थोड़ी रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। तो जो आपके पास जनरलाइज क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को लिखते समय अपने नॉलेज को इस तरह से कैटेगराइज करना है, इस तरह से फॉर्मेट करना है उनका, ठीक है, उनका ब्लूप्रिंट इस तरह से तैयार करना है कि आप जब अपनी बात शुरू करें तो उस बात में कहीं प्रवाह वो कहीं टूटे नहीं, ये ना लगे कि आप बताते बताते मुद्दे से भटक गए और अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपने कहीं का कहीं कनेक्ट कर दिया। अगर समानांतर सिनेमा के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको ये 3-4 नाम, इनकी फिल्में, इनमें किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मृणाल सेन का बहुत नाम है, लेकिन अगर ऑस्कर की बात आई है तो सत्यजीत रे को जो है ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है वो सत्यजीत रे को मिला है। तो अब इस तरह से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहती है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। तपन सिन्हा, मृणाल घोष और जो है 1-2 लोगों की और तस्वीरें डाली हैं, इनके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि आपको समानांतर सिनेमा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के, जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप उनको जो है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अध्ययन कीजिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमें वो भेजिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई करूँगा। ये कुछ फिल्में हैं जो सत्यजीत रे की बनाई हुई हैं, तपन सिन्हा की बनाई हुई है, मृणाल सेन की बनाई हुई है। तो इन जो फिल्मों का आप इनके बारे में, चूंकि क्षेत्रीय भाषाओं में बनी हुई फिल्में हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान इन्हीं फिल्मों के माध्यम से मिली है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी इनका अध्ययन जरूरी है। आप इनके बारे में स्टडी करिए और कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये तो रहा सिनेमा के प्रकार के बारे में कि व्यावसायिक सिनेमा और समानांतर सिनेमा में क्या फ़र्क है, दोनों किस तरह से, धाराएं किस तरह से विकसित हुई हैं, और बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं वो बॉलीवुड एक इंडस्ट्री के रूप में जो आगे ग्रो कर रहा है, उसमें समानांतर सिनेमा के लिए संभावनाएं क्या क्या हैं, उनमें किए गए काम क्या हैं, उन काम को करने वाले लोग कौन से हैं, और आज के समय में उनका अस्तित्व क्या है। अगर भविष्य में और ऐसे काम हो रहे हैं तो उन कामों, जो काम होने वाले हैं, उनके बारे में भी आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। यानी ये फिल्में हैं समानांतर सिनेमा की जो पाइपलाइन में है और आने वाले समय में दर्शकों के सामने आएंगी। क्षेत्रीय सिनेमा के बारे में जो मैंने आपसे बताया, तो मुझे लगता है अब इस पर बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखते हैं तो दुनिया भर में जो हमारी पहचान दिलाने में फिल्में हैं, वो फिल्में अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में बनाई गई फिल्में हैं। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में बनने वाली मराठी फिल्में हों, जो तमिल में बनने वाली तमिल फिल्में हों, कबाली तमिल फिल्म थी लेकिन उसका जो है दुनिया भर की तमाम भाषाओं में अनुवाद किया गया और हिंदी में उसका जो रीमेक बना, उसके बाद उसने 650 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार किया दुनिया भर में, ठीक है ना। बाहुबली 1500 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली मूवी बनी, तेलुगु मूवी थी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो है बांग्ला फिल्में ले लीजिए तो बंगाल में पाथेर, पांचाली और जाने तमाम फिल्में बनी, जिन फिल्मों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय फिल्म उद्योग को एक पहचान दिलाई, लोगों को इस बात का एहसास कराया कि भारत में भी टेक्नोलॉजिकली और गंभीर विषय वस्तुओं पे सफल फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जो मेहनती हैं, लगनशील हैं और जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय सिनेमा में जो फिल्मों का विकास हो रहा है, ये क्षेत्र अभी बहुत व्यापक है। इसमें अब अगर 2016 के आंकड़े देखिए तो आप ये समझिए 2000 फिल्में बनी, अगर तो उसमें 1500 से ज़्यादा फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं की थी और इन फिल्मों ने भी एक 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया अपने मूल रूप में, जिनको कहते हैं 150 करोड़ रुपए का कारोबार मूल रूप में किया। तो ये जो कुछ एक बाहुबली और कबाली जैसी फिल्मों को छोड़ के जिन्होंने
मतलब जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ के कमाई की। तो ये जो क्षेत्रीय फिल्मों का बाजार है, ये कहीं ना कहीं हम प्रसारित होता हुआ बॉलीवुड तक इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई कि किसी भी भाषा में फिल्म बनी हो उसे दूसरी भाषा में डब किया जा सकता है। तो एक भाषा में बनी हुई फिल्म जो रीजनल स्तर पे कामयाब होती है, वो अचानक ही अपनी सामर्थ्य और अपने जो है अपनी जो है फिल्म की कामयाबी के दम पर राष्ट्रीय बन जाती है, और वहाँ पे भी कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बन जाती है। बाहुबली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि एक रीजनल लैंग्वेज में बनी, लेकिन नेशनल जो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भी इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े, और उसके बाद जब ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लोर पे गई तो वहाँ जाकर भी इसने जो है ऐसी धूम मचाई कि हिंदी सिनेमा की कमाई के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। तो भारत का क्षेत्रीय सिनेमा अभी एक खुद को प्रसारित करने की दिशा में है। इसका मैंने आपको बताया कि इसका $1 अरब से भी ज़्यादा के कारोबार की इसमें संभावना है, और जिस जिस दिशा में लगातार फिल्में बन रही हैं, कुछ फिल्में कामयाब होती हैं, कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस तक नहीं भी पहुंच पाती हैं। बावजूद इसके 2016 के अगर आंकड़ों को देखें तो 1500 से ज़्यादा फिल्में तकरीबन हर साल क्षेत्रीय भाषाओं में, देश की अलग अलग भाषाओं में बनाई जाती हैं। ये 2-4 फिल्में हैं जिनका हमने आपको पोस्टर दिए हैं, आप इनके बारे में थोड़ा स्टडी करें और ये जानने की कोशिश। अब हर फिल्म का नरेशन और उसकी डिटेल दे पाना तो 1 घंटे की क्लास में संभव नहीं होता है, लेकिन मेरा मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप जिन फिल्मों को आप यहाँ स्लाइड्स में देख पा रहे हैं उनको ज़रूर उनके बारे में स्टडी करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इन फिल्मों में वो क्या वजह थी जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन फिल्मों को पहचान मिली। अब आते हैं सिनेमा की विषयवार कोटियाँ। सिनेमा की विषयवार कोटियों की जब बात हो रही है तो कहने का मतलब ये है कि सिनेमा में जिन सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनती हैं उन फिल्मों को कामयाबी मिलना ना मिलना तो उस निर्माता, निर्देशक और अभिनेता की क्षमता पर निर्भर करता है, उसकी एक्टिंग स्किल्स पर और फिल्म को बनाने वाली टीम की मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन विषय किस तरह से जो है विषय को अगर हम ध्यान में रखें तो हम सिनेमा को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि हाँ इस तरह की फिल्में हैं, या ये जो फिल्म है ये इसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है, या ये जो फिल्म है इस फिल्म में इस विषय को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो अगर इस तरह से देखें तो सिनेमा की विषयवार कोटियों को हम यहाँ जरा जल्दी में थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर लेते हैं, ज़रूरी है जानना। सामाजिक। अब जब हम सामाजिक कहते हैं तो आपके पास लोग आपसे कहें सामाजिक फिल्मों से आप क्या समझते हैं, तो आपके पास एक एक मैंने आपको बताया कि आपके पास एक डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज में, जिसको हम बार बार आपसे कह रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से एक सुस्पष्ट भाषा में कही गई एक परिभाषा होनी चाहिए। सामाजिक फिल्म क्या होती है? सामाजिक फिल्मों का आधार समाज की जटिल व्यवस्था में उपस्थित विसंगतियों और बुराइयों को उद्घाटित करके उनका एक सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करना। अब अगर आप देखें इसको तो इसमें हमने क्या कहने की कोशिश की है? इसमें हमने ये कहने की कोशिश की है कि जब हम सामाजिक यानी सोशल कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोशल का मतलब केवल एक नॉर्मल रूटीन लाइफ नहीं दिखा रहे हैं। केवल फिल्म में अगर आप रूटीन रूटीन लाइफ दिखा देंगे कि अच्छा इस तरह से परिवार जैसी संस्था चल रही है, इस तरह से हमारा समाज चल रहा है, तो वो नीरसता आ जाएगी उसमें, उसके अंदर जो देखने का इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, हम अक्सर समाज में जब सामाजिक फिल्में बनती हैं तो हम समाज की जो हमारी एक कॉम्प्लेक्स जो इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है हमारे रिलेशन में, हमारे रिश्तों की एक जो जटिल व्यवस्था है, जो एक मैट्रिक्स है इसकी, उस मैट्रिक्स में किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, किस तरह की बुराइयां हैं, किस तरह की विसंगतियां हैं, उनको हम उद्घाटित करते हैं जिससे लोगों को लगे अच्छा ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट थी जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी एक एक सामाजिक रूप से जो हमारी एक नैतिक सोच है, जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसका भी दायित्व का निर्वहन करना है, साथ ही साथ उसका एक सकारात्मक समाधान भी प्रस्तुत करना है। इंग्लिश विंग्लिश, ये फिल्म की चर्चा हमने पिछली बार भी की थी, अगर आपको ध्यान होगा। इसकी समस्या अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा जो परिवार जैसी संस्था में हमारा जो एक स्वरूप होना क्या चाहिए, एक आइडियल स्वरूप होना क्या चाहिए, हमारे पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने, उलझे हुए ताने बाने को किस तरह से सुलझा के रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो उससे निपटा कैसे जाए, और हमारे जो एक भारतीयों को स्वभाव से एक बेहद मानवीय और प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण एक व्यक्तित्व भारतीय का जो है वो हमेशा हर फिल्म में हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो ग्रैंडफादर के रूप में हो, चाहे वो ब्रदर के रूप में हो,
या एक हस्बैंड के रूप में हो, हमने हर रिलेशन में हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस से जरा सा भी डिविएशन जब हम अपने समाज में होते हुए देखते हैं, तो हम देखते हैं उससे हमारे परिवार जैसी संस्था के स्वरूप पे आँच आती है। उस सोच पर हमारे परिवार की जो इंटीग्रिटी है, जो हमारे परिवार की पीस है, उस पे जो हमारी शांति है परिवार की, उस पर कहीं न कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम प्रायः फ़िल्मों में जो देखते हैं, वो देखते हैं कि हम एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमारे पारिवारिक मूल्य, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी जो हमारी ताकत है, हमारे रिश्तों का ताना-बाना, हमारे आस-पास का जो हमारे जो माहौल है, वो हमारे अनुकूल रहे। यानी हम एक ऐसे परिवेश में जिएँ जहाँ पर हमारे ना केवल खुद के सुख चैन का, बल्कि दूसरे के सुख चैन का भी बराबर और पूरा-पूरा ध्यान रखा जा सके। तो ये ऐसी फ़िल्मों को हम सामाजिक फ़िल्मों की दायरे में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है धार्मिक फ़िल्मों की। धार्मिक फ़िल्में जब आप कहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा इस शब्द से ही चीज़ें बहुत जो है स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि स्पष्ट हो जाती हैं कि धार्मिक फ़िल्मों की श्रेणी में वे फ़िल्में आती हैं जो पौराणिक कहानियों, पौराणिक मतलब मिथिकल, जो हमारे जिनको हम ईश्वरीय शक्तियों से या ईश्वर के इन्कार्नेशन या उनके अवतार से जोड़कर देखते हैं। तो पौराणिक कहानियों और भक्ति फ़िल्मों के शानदार आख्यानों के साथ, नरेशंस के साथ देवत्व के विविध रूपों को सामने रखती है। यानी अगर हम ईश्वर को देखते हैं, तो ईश्वर के जो रूप हैं, चाहे वो आदि रूप हो, चाहे अनादि रूप हो, चाहे वो साकार रूप हो, चाहे वो निराकार रूप हो, चाहे वो मानवीय रूप हो, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी संस्कृति में सबसे अच्छी बात यह है कि हम ईश्वर को हमेशा एक ऐसे रूप में देखते हैं जो हमसे कनेक्ट होता है, यानी जिससे हम कनेक्ट होते हैं और जो हमसे कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्ट की भावना है, इसको हमने जब हमें इसको कनेक्ट रूप में देखना चाहते हैं, तो हम वहाँ अवतारवाद की संकल्पना, जिसे थ्योरी ऑफ इनकार्नेशन कहते हैं, उसमें डाल देते हैं कि गौतम बुद्ध आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए। तो ये एक जो है देवत्व रूप में, साकार रूप में देखने की बात होती है। और जब निराकार रूप की बात होती है, तो हम परमात्मा, अनादि शक्ति, अनसीन पावर ऐसा कहकर उन शक्तियों को जो है संबोधित करते हैं। तो ये जो धार्मिक फ़िल्मों की कैटेगरी है, जब इसकी बात आएगी तो आपको ये मेंशन करना होगा कि धार्मिक फ़िल्मों की श्रेणी में वे फ़िल्में आती हैं जो पौराणिक कहानियों और भक्ति फ़िल्मों के शानदार आख्यानों के साथ देवत्व के विविध रूपों को सामने रखती हैं। कुछ फ़िल्मों के हम यहाँ पर आपको इमेजेस दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ़िल्में अगर आपसे कहा जाए तो आप उन फ़िल्मों के नाम बता सकें, उनमें बताई गई कहानियों का ज़िक्र कर सकें। चाहे वो साकार रूप हो, चाहे निराकार रूप हो, दोनों ही परिस्थितियों में कई बार हम मनुष्यों को भी देव रूप में जो है उनकी कल्पना करते हैं, जब उनके आचरण के फलस्वरूप, तो वो भी एक रूप होता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जो आपकी सबसे पहली फिल्म थी, हरिश्चंद्र तारामती, उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के दम पर एक ऐसे रूप को हासिल किया जहाँ पर जब कभी किसी सच्चरित्र व्यक्ति की जो है चर्चा करने की बात होती है या उदाहरण देने की बात होती है, तो हम राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक फिल्म की। ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में जब आपसे कहा जाए तो ऐतिहासिक फिल्में क्या होती हैं? ऐतिहासिक फिल्में काल्पनिक मंच, सेटिंग्स और वेशभूषा के साथ, आपको ये लिखना पड़ेगा। ऐतिहासिक फिल्मों का बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि ऐतिहासिक फिल्म बनाना है तो उनका जो आउटडोर सिलेक्शन करने वाला, आउटडोर जहाँ पे शूट होना है उसकी साइट का सिलेक्शन करने वाला जो आदमी है, वो कहीं जाकर वहाँ पे बता दे कि नहीं, ये मोहनजोदड़ो में करिए या हड़प्पा में करिए तो फिल्में जो है ऐतिहासिक बन जाएंगी। ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक फिल्मों के लिए काल्पनिक मंच, सेटिंग्स और वेशभूषा के साथ मिथकीय और काल्पनिक भूतकाल का मनोरंजक रूप प्रस्तुत करती हैं। ऐतिहासिक फिल्में काल्पनिक मंच, सेटिंग्स और वेशभूषा के साथ मिथकीय और काल्पनिक भूतकाल का मनोरंजक रूप प्रस्तुत करती हैं। तो अगर आप ऐतिहासिक शब्द को गौर से देखेंगे, हिस्टोरिकल वर्ड को गौर से देखेंगे, तो आपको इसमें साफ-साफ नज़र आएगा इस पूरी परिभाषा में कि फ़िल्म जो है निर्माण से जुड़ा हुआ कोई भी आयाम, कोई भी डायमेंशन इस परिभाषा में छूटा नहीं है। तो जब आप कभी परिभाषा लिख रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी भाषा लिखें, लेकिन आप अपनी भाषा में इन सारी चीज़ों को ज़रूर मेंशन करें, जिससे आपकी परिभाषा एक स्पष्ट और कंप्लीट हो सके, कंप्लीट बन सके। ये कुछ फिल्में हैं
सबसे पहले एक सिकंदर मूवी आई थी, बहुत आप लोगों ने तो जिक्र भी नहीं सुना होगा, लेकिन मौका लगे तो कभी उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी मूवी थी, क्योंकि जो बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी भी हुई हिंदुस्तान में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। वो कुछ हमारे देश की ऐतिहासिक गलतियों के तौर पे भी जिनको देखा जाता है, जिसे इंग्लिश में पानीपत, आप लोग अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे पानीपत सिंड्रोम, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर आप किसी को अपने घर के आंगन में आके लड़ाई करने का एक बार मौका दे देते हैं तो आपका घर हमेशा के लिए आक्रमणकारियों के लिए खुल जाता है। और वहीं किसी को आप अपने घर के दरवाजे के बाहर, यानी अपनी घर की दहलीज के बाहर, बाउंड्री के बाहर ही लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे में आक्रमणकारियों के लिए आपके घर के बारे में जान पाना आसान नहीं होता है। तो पानीपत की लड़ाई ऐसी एक लड़ाई थी जहां पर हमने आक्रमणकारियों को अपने पूरे केंद्रीय भारत के सेंटर में, यानी पूरे भारत के सेंटर में पानीपत तक आने का मौका दिया था। और जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से पूरे भारत को लेकर विदेशी आक्रांताओं का पूरा नजरिया बदल गया था। उनको बाद के जितने आक्रांता है सबको लगा कि भारत को जीतना आसान है, क्योंकि वो हमारे घर के आंगन तक आने में कामयाब रहे थे, जिसे पानीपत कह सकते हैं। तो ऐसी फिल्में जो बनी हैं, हिस्टोरिक मूवीज, उनको आप देखिए, आपको पसंद आएंगी। और वहां पर उन फिल्मों का एक छात्र के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में विश्लेषण करिए। आपको जो जानकारियां आपके पास आ रही हैं, उन जानकारियों के नजरिए से जानने की कोशिश करिए कि अगर किसी फिल्म को अच्छा बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा जा रहा है, या जिसको फिल्म क्रिटिक्स एक अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं, वो क्या चीज़ है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जब आप इस नज़रिए से अपने सिनेमा को अध्ययन करेंगे, आप लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस जानकारी को ऐसी चीज़ों से को रिलेट कर सकें जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हो, केवल पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे। ये कॉन्टेम्प्रेरी मूवीज का जो समकालीन मूवीज बनी है आपके दौर की, उनकी एक झलक है। मणिकर्णिका है, जो है मंगल पांडे, और जो दूसरी तमाम मूवीज बनी हैं, वो आप उन फिल्मों के बारे में भी स्टडी करिए, आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक फिल्मों की। राजनीतिक फिल्में की बात करते हैं तो राजनीतिक फिल्मों की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। यहाँ हमने केवल राजनीतिक लिखा हुआ है, लेकिन कायदे से यहाँ लिखा होना चाहिए राजनीतिक फिल्में। तो आप इस राजनीतिक शब्द को, इस परिभाषा को राजनीतिक शब्द से जोड़कर मत देखिए, इसे राजनीतिक फिल्मों से ही जोड़कर हमेशा दिमाग में रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको फिल्म शब्द जब दिमाग में आएगा तो उससे सारे आयाम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तो परिभाषा बनाते समय आपको आसानी रहेगी। राजनीतिक फिल्मों का विषय हमारी समकालीन राजनीतिक परिदृश्य और उसकी वास्तविक जटिलता का जीवंत रूप प्रस्तुत करना होता है। हमारे राजनीतिक पटल की महान विभूतियों पर भी बायोपिक बनाई जाती रही है। आप समझ रहे, सरदार पटेल पे मूवी बनाई गई, नेहरू जी पे मूवी बनाई जा रही है। तो अब ये सब जो फिल्में बनती हैं, ये फिल्में क्या होती हैं, ये फिल्में कहीं ना कहीं हमारे राजनीति को लेकर हमारी समझ, एक राजनीति के बारे में हमारी जानकारी को या तो इजाफा करती हैं, या हमारी जानकारी में जो कमी होती है उसे दूर करती हैं। हमको कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से हमको उन सब जानकारियों से भी रूबरू कराया जाता है, जो जानकारियां हम एक आम नागरिक के रूप में शायद जुटाने में असमर्थ हों। अभी एक केसरी मूवी आई थी। केसरी मूवी अगर आपने देखी होगी तो हम में से बहुत सारे लोग केसरी के बारे में, जो उस फिल्म में दिखाया गया, उस फिल्म के घटना के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जानने के बाद हमें इस बात का बड़ा रोमांच होता है कि हम ऐसे ही एक सभ्यता का हिस्सा है जहाँ पर ऐसे बहादुर लोग भी होते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे एक मूवी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। लगान मूवी में देखिए कि एक मामूली सा किसान इस बात के लिए उठ खड़ा होता है कि हमको लगान नहीं देना है, और अंग्रेजों को घुटने पर ला देता है लगान न देने के लिए, उनको उनके ही गेम में, क्रिकेट मैच में हराकर, और वो भी बिल्कुल नासमझ लोगों की एक टीम के साथ। तो हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी ये सामर्थ्य, हमारी ये योग्यता और देश के प्रति अपनी निष्ठा का जो एक व्यापक मानवीय स्वरूप हमें फिल्मों के माध्यम से देखता है, ये कहीं ना कहीं आपको ये बस विश्वास करके चलना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो है समाज को एकजुट रखने में, एक हमारे देश मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं पारिवारिक फिल्म की। पारिवारिक फिल्में परिवार के मेलोड्रामा, जो परिवार के मैट्रिक्स के भीतर के ताने बाने, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तापे बाने लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, भीतर के ताने बाने, उनमें उपस्थित तनाव और उथल पुथल का सत्य उजागर करती हैं। यानी परिवार के भीतर जो हमारा जो जटिलताएं हैं, जिस तरह के हमारा रिलेशंस हैं, उनमें जो किसी तरह का टेंशन है, या हमारे पारिवारिक जो इन्वायरमेंट में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए, चाहे वो हास्य मनोरंजक रूप में या गंभीर रूप में, पारिवारिक फिल्मों का प्रायः जो विषय वस्तु होती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है।
इसमें बच्चे बच्चे भी इसका एक विषय हो सकते हैं, जो है पिता भी एक विषय हो सकता है, माता भी एक विषय हो सकती है, ठीक है, पत्नी या पति भी एक विषय हो सकता है। तो ये विषय वस्तु में कोई भी किरदार एक केंद्रीय भूमिका में आ सकता है। तो हमारे यहाँ इस तरह की फिल्म, बच्चों की तमाम फिल्में बनी हैं, जो आप अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उन फिल्मों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ फिल्मों की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों पर बनी हुई फिल्मों का एक अलग से आपको एक मैंने यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है। बच्चे हमारे परिवार के, हमारे जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के जो भी फिल्में बन रही हैं वो कहीं ना कहीं हमको इस बात का विश्वास दिलाती है कि हम भविष्य के जो ये हमारे होनहार हैं, इनको लेकर एक अपना दायित्व का जो बोध है, एक जिम्मेदारी का जो बोध है वो बना रहे, हम अपनी जिम्मेदारी को हमेशा महसूस करें। तो ऐसी फिल्में जो बनती हैं वो कहीं ना कहीं न केवल अपने बल्कि दूसरे समाज के दूसरे जो है बच्चों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी को जो है बढ़ाने का या उनको उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका यहाँ देखी जा सकती है कि हम एक अध्यापक होकर जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम सारे बच्चों को समान भाव से देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे ज्ञान का लाभ सबको बराबर रूप में मिले। अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉमेडी की। कॉमेडी ऐसा विषय है जो जिसका जो है उद्देश्य विशुद्ध रूप से मनोरंजन होता है। हालांकि लोग कहते थे पुराने ज़माने में नुक्कड़ नाटक होते थे, पुराने ज़माने में लोग जो है हास्य प्रधान प्रहसन होते थे, जिनको कहते थे गांव में चौपालों पे नुक्कड़ पे होते थे। हालांकि वो कहने को तो एक जो है सामान्य सा नाटक या ड्रामा होता था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पे, सरकारी तंत्र के करप्शन पे, पुलिस वालों की ज्यादती पे, नेताओं के जो है अपने अधिकार के दुरुपयोग के पर भ्रष्टाचार, उनके भ्रष्टाचार पर टिप्पणियां होती थी, उन पे चुटकी ली जाती थी। लेकिन आज के समय में उससे भी इतर तमाम अलग अलग विषयों पर बनने वाली मनोरंजक फिल्में हमारे आपके सामने आ रही, जिनका विशुद्ध रूप मनोरंजन करना होता है। तो हास्य प्रधान विषयों पर बनने वाली मनोरंजक फिल्में जिनका उद्देश्य गंभीर विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के साथ साथ, देखिए आप ये जरूर मेंशन करिएगा कि केवल हंसना ही उद्देश्य नहीं होता है, गंभीर विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के साथ साथ विशुद्ध रूप से मनोरंजन करना होता है। कॉमेडी फिल्मों की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप इस तरह की भाषा इस तरह से मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल करें। ये देखिए एक पुराने ज़माने के दौर की फिल्मों का एक जो है आपको एक जो कुछ ग्लिम्सेस हैं वो दिखाने की कोशिश हो रही है। 3 इडियट्स एक बहुत अच्छी मूवी थी, जिसमें अगर आपको ध्यान होगा, आपने नहीं देखी हो तो मेरा आप सबसे निवेदन है ज़रूर देखिए, जिसमें दिखाया गया कि बच्चों को रुचि और उनके उत्साह के अनुरूप कार्य करने का जो है स्पेस दिया जाना चाहिए। इससे फिल्में जो है कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में समाज में जब बनती हैं तो वो हर उस माँ बाप को जो अपने बेटे को ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने पे तुला होता है, उसको एक रास्ता दिखाती है, उसके अंदर एक समझ पैदा करती है, उसको एक नया नज़रिया देती हैं कि वो अपने बच्चों के भविष्य को उनकी रुचि की दिशा में ले जाए। और आखिर में हॉरर मूवीज वो फिल्में होती हैं जो रोमांच जिनका उद्देश्य होता है रोमांच और काल्पनिक डर की सर्जना। यानी इसमें कुछ भी जो भी है सब हाइपोथेटिकल है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका वजूद आज तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे विषयों का भी एक बड़ा बाजार है, तमाम लोग ऐसी फिल्में देखते हैं। निर्माता निर्देशक रामसे ब्रदर्स का नाम आप अगर अपने अध्ययन करेंगे तो पाएंगे वहाँ पर, और राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो मैंने आपकी परिभाषा के साथ ऐड कर दी है, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपने विषय का ढंग से अध्ययन किया है। एक मूवी है, विकी कौशल एक अभिनेता है, उनकी भूत, उसकी एक ट्रेलर की एक जो है ये एक इमेज है, एक तस्वीर है। तो ये रहा आज। तो हम लोगों ने जिन चीज़ों का अध्ययन किया है हम एक बार उसको समझ लेते हैं। आज हमने सिनेमा के प्रकार, जिसमें व्यावसायिक सिनेमा और समानांतर सिनेमा क्या होता है, इन दोनों की परिभाषा, इनके बीच का अंतर, उसको जानने की कोशिश की, इनका भविष्य क्या है दोनों का, इसके बारे में जानने की कोशिश की। इसके अलावा हमने फिल्मों का जो एक अलग अलग कोटियाँ हैं, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, पारिवारिक है, हॉरर है, कॉमेडी है, ऐतिहासिक है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज में फिल्में बन रही हैं उनको किस तरह से हम देखें एक छात्र के रूप में, वहाँ से हमारे लिए क्या जानकारी हमको हासिल करनी है, ऐसी फिल्मों को बनाने वाले लोग कौन से हैं, समानांतर सिनेमा में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके डायरेक्टर
कौन से हैं, पुराने कौन से थे, आज कौन काम कर रहा है, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको पहचान दिलाने वाली क्षेत्रीय फिल्में कौन सी हैं, क्षेत्रीय फिल्मों का बाजार कैसा है, बॉलीवुड एक समग्र रूप में अपने क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज को साथ में लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इनके बारे में जानकारी देने के लिए ये पूरा कैटेगराइजेशन किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो ये आपने अध्ययन किया है, इसको आप और गहराई से और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे और इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।